सॉल्यूशन भेज देना ग्रुप में, मैं देख लूंगा। जो होमवर्क दिया जाए हाँ उसका सर। सॉल्यूशन ग्रुप में भेज देना, मैं चेक कर लूंगा किसका किसका क्या है। चलो कुछ और प्रॉब्लम आगे करेंगे। लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो, लिखना। A force of 30 Newton, a force of 30 Newton is acting on. A force of 30 Newton is acting on. A force of 30 Newton is acting on 5 kg mass. एक बार Acting फिर on से 5. A force of म्यूट कर लो। Force of 30 Newton is acting on 5 kg mass, shown in figure. If friction coefficient between 5 kg block and the friction coefficient between 5 kg block and 10 kg block is 0.25, 0.5 कर दो, is 0.5 and ground is smooth, ground is smooth, ground is smooth, find acceleration of blocks and friction force acting between. म्यूट कर लो जिसके तरफ से भी ये इतना नॉइज आ रहा है। एंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन ब्लॉक्स। डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूँ। 2 ब्लॉक्स है, एक 10 kg, एक 5 kg। इस 5 kg पे 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यहाँ पे एक कॉन्टेक्टिंग सरफेस है और यहाँ पे कॉन्टेक्टिंग सरफेसेस है। यहाँ का फ्रिक्शन तुमको फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे के रखा है 0.5। ग्राउंड जो है वो स्मूथ है, और स्मूथ का मतलब देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड द 10 kg ब्लॉक। सो यहाँ तुम्हें 2 चीजें कैलकुलेट करनी है, एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन ब्लॉक्स।
हो गया? सर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक ब्लॉक का 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक ब्लॉक का किसका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है? 5 केजी का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 10 केजी का 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और किसे कुछ? और फोर्स है 25 न्यूटन। फोर्स 25 सर, न्यूटन। हाँ, 2 मीटर पर फोर्स सेकंड स्क्वायर, हो गया हो गया। अब एक दूसरा स्टूडेंट बोलो, क्या बोल रहे थे? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसका एक्सेलेरेशन, दोनों का या एक का? दोनों का। दोनों का। और कोई सी का कुछ आया? फोर्स 20 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स F20 न्यूटन। देखते हैं, चलो समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। एक ब्लॉक दिया हुआ 5 kg, उसका फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। दूसरा जो ब्लॉक है उसका फ्री बॉडी डायग्राम, इसमें F आगे की तरफ लगेगा, ठीक है? क्योंकि रिलेशन क्या है कि इस पे जितना फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा, वही फ्रिक्शन इस 10 kg ब्लॉक पे किधर लगेगा? आगे की तरफ लगेगा। और चूंकि यहाँ ग्राउंड जो है वो स्मूथ है, ग्राउंड अगर स्मूथ है तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, मतलब इधर की तरफ हम कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं दिखाएंगे। क्लियर है इतना? ये 5 kg का तुम्हारा फ्री बॉडी डायग्राम और नीचे वाला 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम। अब मान लो कि इसका एक्सीलेशन ए से हो रहा है, A1 से हो रहा है। मान लो अगर किसी को नहीं पता है कि सेम से होगा, A1 A2 ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है कि अगर इन दोनों ब्लॉक को एक साथ सिस्टम कंसीडर करोगे, इस ब्लॉक को और इस ब्लॉक को एक साथ सिस्टम कंसीडर करोगे, तो जो इंटरनल फोर्स है वो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। इंटरनल फोर्स क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ और इस फ्रिक्शन फोर्स यहाँ आ रहा था, वो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो नेट फोर्स बॉडी पे कितना लग रहा है तुम्हारा? दिस एक्सटर्नल फोर्स, यही लग रहा है ना। एक्सटर्नल फोर्स 30 न्यूटन लग रहा है, क्योंकि ये इंटरनल और ये इंटरनल दोनों क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो एफ नेट तुम्हारा 30 न्यूटन है। पूरे दोनों को अगर एक साथ सिस्टम कंसीडर करोगे तो मास जो होगा m, इट विल बी हाउ मच? इट विल बी 10 + 5 यानी 15 kg। 15। आ रही बात समझ में? एफ नेट ये 30 kg और ये तुम्हारा 15 kg मास हो गया। तो यहाँ से अगर एक्सेलरेशन निकालोगे, अब देखो क्या होगा कि ये जो दोनों फोर्स सेम लिए हो, इसके चलते इंटरनल फोर्स कैंसिल आउट हो गए। तो मैंने एक स्पेशल केस बताया था कि इस केस में क्या होंगे, दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। तो दोनों ब्लॉक अगर साथ साथ चलेंगे तो उनका एक्सेलरेशन आइडेंटिकल होगा। जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? आइडेंटिकल होगा। और ए की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 30/15, व्हिच मींस इट विल बी हाउ मच? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सारी बात समझ में? तो देखो, जब भी इस तरीके का कोई प्रॉब्लम हो, पहले ध्यान से सुन लो क्या बोल रहा हूँ। जब भी इस तरीके का अगर कुछ प्रॉब्लम दिया हुआ, तो हम मान के चलेंगे कि सबसे पहला जो हमारा प्लानिंग होगा, सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा एक्सेलरेशन निकालने का, वो हम मान लेंगे कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। ठीक है, मान लेंगे, फिर उसके बाद वेरीफाई करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि मान लो अगर ये ए से एक्सेलरेट कर रहा है तो ये भी ए से एक्सेलरेट कर रहा है, और यहाँ से फिर कैलकुलेशन करने के बाद हम जस्टिफाई करेंगे कि हमने जो माना है वो करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन तुमने अगर माना कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों अगर साथ साथ चल रहे हैं तो तुमने क्या माना? एक्सेलरेशन सेम होगा दोनों का। वहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना क्लियर है? अब इसको जस्टिफाई करना होगा। कैंसिल आउट हो गया सर, ये समझ नहीं आया। क्या 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 कैंसिल आउट हो गया? इंटरनल फोर्स क्यों कैंसिल आउट हो गया यहाँ हाँ, पे? जब दोनों ब्लॉक को आप एक साथ सिस्टम लोगे, मतलब ये ब्लॉक और ये 10 kg ब्लॉक को अगर आपने एक साथ सिस्टम ले लिया, तो उस पूरे सिस्टम पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? ये 30 न्यूटन आगे की तरफ, ये फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ, और इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ। ठीक है, तो अगर इस दोनों ब्लॉक को अगर आप सिस्टम लीजिएगा ना और उस पर नेट फोर्स कंसीडर करिएगा कि नेट फोर्स कितना आ रहा है, तो ये जो दोनों इंटरनल फोर्सेस है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि ये पीछे की तरफ लग रहा है, ये आगे की तरफ लग रहा है। ओके सर। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ?
तो जी देखो सर। अगर इंडिविजुअल ब्लॉक की आप बात करोगे, इंडिविजुअल ब्लॉक की बात करोगे तो इस पे 30 न्यूटन आगे की तरफ और इस पे जी सर। फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ। इसका अगर इंडिविजुअल फोर्स की बात करोगे तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ। लेकिन आप इन दोनों को एक साथ कंसीडर करोगे, इसको बोलते हैं, जिससे हम जो हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में पढ़ा था, सिस्टम ऑफ पार्टिकल जब कंसीडर करते हैं ना, जैसे इन दोनों ब्लॉक को एक साथ सिस्टम कंसीडर करने से जो भी उनके बीच में इंटरनल फोर्सेस होते हैं, ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जब इन दोनों को एक साथ हम सिस्टम ले लेंगे तो ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्योंकि ये मान लो अगर 10 न्यूटन आ रहा है तो इट विल बी आल्सो 10 न्यूटन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, जिसके चलते इन दोनों को अगर एक साथ कंसीडर करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इंडिविजुअल कंसीडर करोगे दिखेगा, एक साथ कंसीडर करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? जी सर। हाँ, तो अब हाँ, ऐसे क्वेश्चन को मैं क्या बता रहा था, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन का एक्सेलेरेशन निकालने के लिए हम मान लेंगे कि एक्सेलेरेशन क्या है, सेम है। ठीक है, क्योंकि सेम मानोगे एक्सेलेरेशन एक लाइन में निकल जाएगा। लेकिन उसको जस्टिफाई भी करना होता है कि जो हमने माना है वो सही है या गलत है। उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए हम ये फ्रिक्शन की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से अगर आप फ्रिक्शन ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन आ गया, अब इसको यूज करके या इसको यूज करके किसी भी ब्लॉक को यूज करके आप एफ की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर एफ आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ से अगर मैं देखूं तो एफ विल बी मास इनटू एक्सेलेरेशन। मास कितना है इसका 10, एक्सेलेरेशन कितना है 2, ये वैल्यू आ गया 20 न्यूटन। यानी फ्रिक्शन जो होगा वो कितना लग रहा है, 20 न्यूटन इस पे आगे की तरफ, 20 न्यूटन इस पे पीछे की तरफ। स्टेप समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ? हाँ 20 सर। न्यूटन इस पे आगे, 20 न्यूटन इस पे पीछे। अब ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इसको चेक करते हैं यहाँ पे दी हुई म्यू के वैल्यू से। कैसे चेक करेंगे? इन दोनों ब्लॉक के बीच में दी हुई म्यू के वैल्यू से हम चेक करेंगे। अगर यहाँ म्यू देखोगे तो एफ मैक्स अगर निकालोगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू अगर निकालते हो, इट विल बी म्यू इनटू एम जी। यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, अभी के लिए मैं इसको म्यू इनटू एन लिख दे रहा हूँ। यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो कितने के बराबर होगा, इसके mg के बराबर। mg के बराबर। यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, तो इसलिए मैं 5 इंटू 10 लिख सकता हूँ और म्यू की वैल्यू कितनी थी, 0.5 थी। तो 0.5 इंटू 5 इंटू 10, ये समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूँ? इस सरफे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, मैक्सिमम कितना लग सकता है, मैक्सिमम लग सकता है यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इनटू यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट, जिसकी वैल्यू कितनी है 0.5। तो 0.5 इंटू 5 इंटू 10 इट विल गिव 25। मैक्सिमम लग कितना सकता है, 25। ठीक है, बॉडी को सेम एक्सीलरेशन के साथ चलने के लिए, दोनों ब्लॉक को सेम एक्सीलरेशन के साथ चलने के लिए चाहिए कितना, 20 न्यूटन। क्या ये पॉसिबल है? बोलो, इज इट पॉसिबल? मैक्सिमम कितना दे सकता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है 25 दे सकता है। चाहिए कितना, चाहिए तुमको 20 न्यूटन। तो फ्रिक्शन का ये भी तो काम होता है कि जो भी लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम की वैल्यू वो प्रोवाइड कर सकता है। तो अगर कम की वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है तो वो 20 न्यूटन ही देगा, ना कि 25 न्यूटन देगा। तो इसको जस्टिफाई करने का तरीका क्या, हमने एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन निकालने के बाद फ्रिक्शन निकाला कि फ्रिक्शन कितना लग रहा है। इफ दिस फ्रिक्शन इज लेस देन मैक्सिमम फ्रिक्शन, ध्यान से सुन लो, जो भी तुमने फ्रिक्शन निकाला, अगर ये फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा है तो तुम्हारा जो आंसर होगा एक्सेलरेशन का, दैट विल बी करेक्ट, यानी बोथ ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। आ रही है बात समझ में? ठीक है। यस सर। अब जिसने जिसने एक्सीलरेशन की दो वैल्यू निकाली ना, उसने क्या करा, उसने सीधे मैक्सिमम फोर्स यूज कर लिया। मैक्सिमम फोर्स मैंने बोला, फ्रिक्शन का मैक्सिमम फोर्स कब आएगा, जब उतना तुम फोर्स अप्लाई करोगे तब। लेकिन उतना फोर्स की जरूरत पड़ ही नहीं रही, उससे कम ही फोर्स की जरूरत पड़ रही है और उसके पहले ही ब्लॉक दोनों एक साथ चलना शुरू कर दे रहा। ठीक है ना, मैक्सिमम फोर्स की हमें जरूरत नहीं पड़ रही है। आ रही बात समझ में? तो फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा बीच में वो इतना लगेगा। तो जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम हो, स्टेप याद रखना, करना कैसे है, मान लेंगे कि हम सेम एक्सेलरेशन के साथ ब्लॉक को मूव करवा रहे हैं, वहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे, फिर वहां से फ्रिक्शन निकालेंगे। अभी एक और सवाल मैं दूंगा, फिर उस फ्रिक्शन को मैक्सिमम फ्रिक्शन से कंपेयर करेंगे। अगर वो फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर या उससे छोटा है तो जो भी तुमने माना है दैट इज करेक्ट। और अगर उस फ्रिक्शन की वैल्यू, अगर ये तुम निकालते इससे ज्यादा हो जाता, फिर हमें दोबारा रिफॉर्म करके अलग तरीके से सॉल्व करना होता, जैसे एक और प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? सर हाँ बोलो।
सर आपने इसको सिस्टम मान के क्यों किया, एक बार बता देंगे? क्या मान के क्या? ये दोनों बॉडी को एक सिस्टम मान के। दोनों बॉडी को एक सिस्टम मान के इसलिए करा क्योंकि इसमें नेट फोर्स हमको पता है। दोनों को अगर अगर एक वो साथ फोर्स system- अगर 10 केजी पे लगता तब भी एक सिस्टम मान के कर सकते थे। तब भी मान कर सकते हैं, तब भी मान करके कर सकते हो कि ग्राउंड जो है ना, ग्राउंड कोई फ्रिक्शन अप्लाई नहीं कर रहा है। ग्राउंड क्या हुआ सवाल में, स्मूथ दिया हुआ है। तो अगर ग्राउंड स्मूथ दिया हुआ है ना, तो अगर दोनों ब्लॉक को सिस्टम मान लोगे ना, तो बस वही फोर्स एक्टिंग करेगा, वही फोर्स के चलते एक्सीलरेशन होगा, दैट फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। क्योंकि तुमने ग्राउंड का फ्रिक्शन, मैंने इस सवाल में क्या करा है, इस सवाल में ग्राउंड का फ्रिक्शन देखो जीरो कर दिया, क्योंकि स्मूथ बोल दिया। तो जैसे ही स्मूथ बोलेगे और इन दोनों को बॉडी कंसीडर करोगे, इन दोनों को सिस्टम कंसीडर करोगे ना, तो इस पे लगने वाला यही एक 30 न्यूटन फोर्स है। और कोई फोर्स है जो इस पे लग रहा है? अगर इन दोनों को सिस्टम मान लोगे तो फ्रिक्शन का काम एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ से एक्सीलरेशन निकालना इजी हो जाता है। सीधे मैंने एक्सीलरेशन का क्या कर दिया, इतना लिख दिया। ठीक है, तो ये निकालने के बाद ना हमें थोड़ा सा आगे 2 स्टेप आगे जा करके चेक करना होता है कि क्या हमने जो निकाला है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। क्योंकि जो इंडिविजुअल तुम मान करके करोगे ना, A1 A2 A3 करके करोगे, वहां से क्या होगा, वहां से भी कैलकुलेट होगा, लेकिन हमारा काम क्या होता है, प्रॉब्लम को थोड़ा जल्दी सॉल्व करना। तो जल्दी सॉल्व कर दो, लेकिन इसको जस्टिफाई करना होता है। जैसे एक और सवाल हम करेंगे, उसमें तुमको और समझ, सर इसमें सरफेस स्मूथ होगा तभी ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। सरफेस स्मूथ होगा ना तभी तुम इन दोनों को एक सिस्टम मान सकते हो। क्योंकि अगर सरफेस स्मूथ नहीं होगा ना, तो समझो, अगर सरफेस स्मूथ नहीं होता तो इधर एक फ्रिक्शन आता F2 आता, हाँ सर, हाँ हाँ। ठीक है। और अगर ये फ्रिक्शन F2 आता, अब इन दोनों को सिस्टम लेते तो इस F2 को बैलेंस करने के लिए, इस F2 को कैंसिल आउट करने के लिए कोई अदर फोर्स नहीं है। ये कब बैलेंस होता है, जब अर्थ को भी इसके साथ सिस्टम ले ले। लेकिन अर्थ को हम सिस्टम नहीं ले सकते हैं। जैसे ही मान लो अभी सरफेस रफ हो गया, जो भी ग्राउंड था वो क्या हो गया, रफ हो गया, तो यहाँ पे फ्रिक्शन आना शुरू होगा, होगा कि नहीं? तो अगर हाँ यहाँ पे फ्रिक्शन आना शुरू हुआ, अब इन दोनों मास को तुमने एक सिस्टम कंसीडर करा, तो एक सिस्टम कंसीडर करा, तो देखो जब एक सिस्टम कंसीडर करोगे, इस 30 न्यूटन को कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, तो ये 30 न्यूटन, इस एफ को कैंसिल करने वाला ये एफ है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सिस्टम कंसीडर कर दिया मतलब ये एक ही बॉडी हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। लेकिन अगेन इस F2 को कैंसिल करने वाला कोई फोर्स नहीं है। इस F2 को कैंसिल करने वाला कहां से लाओगे, वो तो ग्राउंड पे लग रहा है। वो कब कैंसिल होगा, जब ग्राउंड को भी सिस्टम का पार्ट कर लोगे। लेकिन हमें किसको ऑब्जर्व करना, हमें इसको ऑब्जर्व करना है, इसलिए इसको सिस्टम बना सकते हैं। इसलिए जब भी सरफेस रफ हो जाए, तब हम जो पुराना वाला सिस्टम ऑफ अप्रोच वाला है वो उसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ सर, समझ में आ गया? हाँ। चलो एक और सवाल करेंगे और उसके रेस्पेक्ट में देखेंगे। और किसी को कुछ डाउट है? कोई और डाउट जल्दी बोलो, आगे बढ़े, लिखना। एक सिस्टम कंसीडर नहीं करेगी तो कोई दूसरा तरीका? क्या 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 बोल रहे हो? सर एक साथ सिस्टम कंसीडर नहीं करे तो दूसरा कोई तरीका? क्वेश्चन करवा रहे हैं, एक और क्वेश्चन करवा रहे हैं, पहले लिख लो, समझ में आ जाएगा। लिखना, इन द above question, in the above question if in the above question if a force of 60 newton, in the above question if a force of 60 newton, a force of 60 newton is acting on 5 kg block, on 5 kg block, then find then find then find acceleration of each block, then find acceleration of each block, then find acceleration of each block, and friction force acting between them, and friction force acting between them.
सेम है, डायग्राम मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये 10 kg था, यहाँ 5 kg, लेकिन अभी जो फोर्स है दैट इज 60 न्यूटन। 30 न्यूटन से हमने क्या कर दिया, 60 न्यूटन कर दिया। अभी भी ये जो सरफेस है स्मूथ ही है, और यहाँ जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, यहाँ म्यू की वैल्यू 0.5 दी हुई है। तब तुम्हें क्या पता करना है, तब तुम्हें बताना है एक्सेलरेशन कितना होगा दोनों ब्लॉक का, फिर से उनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लगेगा। सर 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सा, इसका 5 का कितना आया, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 वाले का 2.5 10 का मीटर पर बताओ। सेकंड स्क्वायर। 2.5 फिर फ्रिक्शन कितना आ रहा है दोनों के बीच में, 25 न्यूटन। F इज इक्वल टू 25। गुड, देखते हैं। और कोई स्टूडेंट्स? हाँ सर वही सेम। यही आ रहा। हाँ सर। वही सर मैं पहले वाला से अप्लाई कर बाकी दिया लोगों को था। बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। भाई इतने बच्चे हैं, बस 2-3 ही सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या हो रहा है? चलो समझाते हैं क्या हो रहा। मान लो जो मैंने बोला उससे किसी बच्चे ने इसको सॉल्व कर दिया। मैंने क्या बोला था कि हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिस्टम कंसीडर करेंगे एक साथ, और इस पे नेट फोर्स लगेगा 60 न्यूटन। तो अगर वहां से एक्सेलरेशन निकालोगे ना, तो एक्सेलरेशन विल बी सिंपली 60/15, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना लिखते हैं। ये कंडीशन क्या है कि दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं। जब दोनों ब्लॉक अगर एक साथ चलेंगे तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए था, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए था। लेकिन इतना ही करके हम नहीं छोड़ देते हैं, कभी इतना से ऑप्शन टिक नहीं करेंगे। इसके आगे हमारा काम क्या होता है, जस्टिफाई करना। अब जस्टिफाई करने जाओगे ना, तो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, इधर लगेगा 60 न्यूटन, इधर लगेगा कितना, एफ। दूसरे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, आगे लगेगा एफ। ठीक है। और एक्सेलरेशन तुमने कॉमन एक्सेलरेशन कितना निकाला, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इधर ये जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो अगर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से एफ की जो वैल्यू आएगी, यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे एफ की जो वैल्यू आएगी, दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी 40 न्यूटन। कितना होगा, 40 न्यूटन हाँ होगा। सर। इन दोनों के अगर फ्री बॉडी डायग्राम से तुमने सॉल्व करा तो कितना आया, 40 न्यूटन आया। क्लियर है? ठीक है। अब 40 न्यूटन को हमारा काम क्या होता है, कंपेयर करना होता है एफ मैक्स से। और एफ मैक्स कितना आएगा यहाँ पे, एफ मैक्स विल बी 25। ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, एफ मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 25 न्यूटन हो सकता है। इससे ज्यादा का वो प्रोवाइड नहीं कर सकता है। लेकिन तुमने जो कैलकुलेट करा, तुमने जो अजम्पशन लिया, वहां पे फ्रिक्शन कितना आ गया, फ्रिक्शन आ गया 40 न्यूटन। ठीक है। तो अगर ये 40 न्यूटन आया और ये 35 न्यूटन है, यानी ये जो तुम्हारा आंसर है ये गलत होगा। यानी इस केस में जो दोनों ब्लॉक है वो सेम एक्सेलरेशन के साथ नहीं चलेंगे, अलग अलग एक्सेलरेशन के साथ चलेंगे। और उनके बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा, उनके बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा, दैट विल बी 25 न्यूटन। क्योंकि इससे ज्यादा का वो फोर्स अप्लाई कर नहीं सकता है। फ्रिक्शन जो है दोनों सरफेस के बीच में, उससे ज्यादा का फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता है। और जैसे ही तुम्हें ये पता चल गया कि अब फ्रिक्शन कॉमन फ्रिक्शन नहीं होगा और इतना फोर्स अप्लाई कर नहीं सकता है, तो हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम में थोड़ा सा रिफॉर्म कर देंगे। अब इसका एक्सेलरेशन मान लेंगे A1, इसका एक्सेलरेशन मान लेंगे A2, इस पे जो फोर्स लगेगा फ्रिक्शन, दैट विल बी 25 न्यूटन, और इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा इट विल बी आल्सो 25 न्यूटन। और इसको कंसीडर करके नाउ यू कैन फाइंड A1 एंड A2 बोथ। क्लियर है? ठीक है। यस सर। नहीं आ रहा समझ में? तो एग्जाम में बच्चे हड़बड़ी में करते क्या है ना, ये कैलकुलेट कर लेते हैं और बाकी आगे वाला जस्टिफाई नहीं करते हैं, गलत हो जाता है।
या फिर कभी कभी प्रॉब्लम आ गया, जैसे पिछले वाले एक स्टूडेंट ने सॉल्व करा था ना, अलग अलग मान के सॉल्व करा A1 और A2, उसने भी आंसर निकाल के दे दिया कि सर आंसर एक का इतना होगा, दूसरे का इतना होगा। वो भी गलत था, क्योंकि तुमने सीधे क्या करा था, जो पिछले वाले बच्चे ने सॉल्व करा था ना, पिछले वाले क्वेश्चन का 2 आंसर जो उसने बताया था, उसने डायरेक्टली मान लिया था कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा इस ब्लॉक पे 25 लगेगा, और ऊपर वाले ब्लॉक पे कितना लगेगा, पीछे की तरफ 25 लगेगा, जो कि गलत है। 25 नहीं लग रहा था, पिछले वाले केस में कितना लग रहा था, 20 लग रहा था। 20 लग रहा था। ठीक है ना, 20 लग रहा था। और तुमने किससे, एक बच्चा जो आंसर बताया था स्टार्टिंग में ही, दोनों का अलग अलग एक्सीलरेशन, वो कब करेक्ट होगा ना, वो इस वाले ये के लिए, इस वाले क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। इस पे भी 25 लगेगा, ऊपर वाले पे भी 25 लगेगा। ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन के लिए तुमने 25 यूज कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसको कभी भी डायरेक्टली 25 का फ्रिक्शन लेकर के सॉल्व नहीं करेंगे। इसका पहला ही मैं स्टेप ही बता रहा हूँ, क्या स्टेप होगा, पहला स्टेप होगा दोनों को सेम एक्सेलेरेशन मान करके सॉल्व करोगे। दोनों ब्लॉक का क्या एक्सेलेरेशन हो रहा है, सेम एक्सेलेरेशन हो रहा है, सॉल्व कर लिया। अब इसका हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है इसको जस्टिफाई करना। ठीक है, और जस्टिफाई करोगे तो जस्टिफाई करने का मेथड मैंने बता दिया कि जब तक फ्रिक्शन की वैल्यू एफ मैक्सिमम से कम है, तुमने जो अजम्पशन लिया है दैट इज करेक्ट, वो सही है। लेकिन जैसे ही फ्रिक्शन जो यहाँ पे तुमने कैलकुलेट करा, जैसे इस केस में हमने कैलकुलेट करा, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 40 न्यूटन आ गई, जो कि कभी नहीं आ सकता है दोनों ब्लॉक के बीच में, क्योंकि फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 25 न्यूटन। अब ये तुमको पता चल गया कि ये तुम्हारा अजम्पशन गलत है। नाउ इन दैट केस, इन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स देयर विल बी अ फ्रिक्शन ऑफ 25 न्यूटन, क्योंकि यही लिमिटिंग केस है। ये ब्लॉक कभी भी इस ब्लॉक पे 25 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स लगा ही नहीं सकता है। कितना कैपेसिटी है उसके पास, 25 न्यूटन का है। तो ये इस पे 25 लगाएगा, तो इस पे 25 लगाएगा पीछे की तरफ। तो यहाँ से इसका एक्सेलेरेशन, इस फ्री बॉडी डायग्राम से इसका एक्सेलेरेशन, नाउ विल हैव डिफरेंट डिफरेंट एक्सेलेरेशन। क्लियर है, समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ, तो जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम है, बार बार बोल रहा हूँ, कभी भी अपने मन से अपना जो तुम्हारा मेथड है उसको फॉलो नहीं करोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्योंकि तुम क्या करोगे, अपने मेथड से फॉलो करोगे। बच्चे ने करा, उसने क्या कर लिया, डायरेक्टली 25 न्यूटन मान करके कर लिया, नहीं लग रहा है उस पर 25 न्यूटन, 20 न्यूटन लग रहा है, क्योंकि वो उस बार सेम एक्सेलेरेशन के साथ मूव कर रहा है। इस केस में तुम्हारा सही हो गया, क्यों, क्योंकि 25 लग रहा है। तो एक तरीके के ये तुक्के टाइप का हो जाता है कि एक बार करा तो सही हो गया, दूसरे बार करा तो गलत हो गया, यानी 50-50 चांस है। लेकिन अगर ऐसे फॉलो करके करोगे तो 100% चांस है कि वो तुम्हारा करेक्ट ही होगा, क्योंकि तुम प्रूफ कर रहे हो, तुम खुद से प्रूफ करके देख रहे हो कि हम जो प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं दैट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। क्लियर है? कोई है जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हैं, बोलो, समझ गया? हाँ सर। किसी की कोई दिक्कत नहीं है? अरे बोलो तो, आगे बढ़े। जी सर। चलो, तो इसी के साथ तुम्हारा फ्रिक्शन समाप्त हो गया। फ्रिक्शन में जो थ्योरी थी, प्रॉब्लम, क्या क्या बोल रहे हो, इतना लेट से और इतना अटकते हुए आवाज में बोल रहे हो कुछ। चलो ठीक है, फ्रिक्शन इसी के साथ जो भी फ्रिक्शन था, अब तुम्हारे पास जो मॉड्यूल है फ्रिक्शन के क्वेश्चन उसमें आराम से हो जाएंगे। ठीक है ना, फ्रिक्शन का जो भी प्रॉब्लम है तुम्हारे पास वो इजीली अब तुम कर सकते हो। मॉड्यूल जो एनएलएम बोले थे ना कि सर एनएलएम में फ्रिक्शन का प्रॉब्लम दे दिया, फ्रिक्शन का प्रॉब्लम दे दिया, बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि कैसे करेंगे, अब कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा दैट विल बी, देखो नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा सेंटर ऑफ मास, चैप्टर का नाम है सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कोलिजन। Center of mass, conservation of momentum and collision.
ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है, फिर उसके बाद मोमेंटम पढ़ेंगे, फिर मोमेंटम को कंजर्व करके उससे क्या क्या एप्लीकेशन आता है वो पढ़ेंगे, और उसके एप्लीकेशन में आता है कोलिजन। ठीक है, इसी में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब पढ़ रहे होंगे तो उसी में एक जगह हम रॉकेट प्रोपल्सन भी पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि रॉकेट प्रोपल्सन तुम्हारा छूटा हुआ है। किसी बच्चे ने एक सवाल भेज के ऐसे, बहुत दिन से बेचारा परेशान है कि कैसे करेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, चलो लिखो सेंटर ऑफ मास। पहले सेंटर ऑफ मास के बारे में थोड़ा सा समझ लो कि होता क्या है। सेंटर ऑफ मास क्या है कि अगर किसी कोई बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है ना, कोई बॉडी है, बहुत ही कम्प्लेक्स मोशन उसका हो रहा है, जैसे ये पेन है मेरा, इस पेन को मैंने फेंका यहाँ से, तो ये पेन जो है ये जरूरी है कि हमेशा इस तरीके का मोशन करेगा, ऐसा सीधा सीधा जा जरूरी है ऐसा? वो डिपेंड करता है कि तुमने फोर्स कहाँ पे अप्लाई करा। ये जो पेन है इसका मोशन कैसे होगा स्पेस में, वो डिपेंड कहाँ करेगा कि जो तुमने फोर्स अप्लाई करा है पेन पे वो कहाँ पे होगा, क्योंकि मे बी ये जनरल मोशन में जा सकता है, मे बी रोटेशन में जा सकता है, और मे बी ट्रांसलेशन में जा सकता है। ठीक है, तो अगर बॉडीज को है, कोई बॉडी ऐसा बॉडी है जो कम्प्लेक्स मोशन में है, बहुत ही उसका कम्प्लेक्स मोशन हो रहा है, तो उसको रीड करने के लिए हम क्या करते हैं ना, उसको रीड करने के लिए हमें एक पॉइंट की जरूरत होती है, जिस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अगर उसने पूरे कम्प्लेक्स मोशन में अगर तुमने सेंटर ऑफ मास पता कर लिया, तो फिर ये पार्टिकल का जो मोशन है, ये बॉडी का जो मोशन है, वो बहुत ही सिंपल हो जाता है। सारी बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? कम्प्लेक्स मोशन को हम क्या करते हैं, सिंपल मोशन में कन्वर्ट करते हैं, और सिंपल मोशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक पार्टिकल की जरूरत पड़ती है, एक पॉइंट की जरूरत पड़ती है, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज व्हाट, सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? तो लिखना लिखना सेंटर ऑफ मास में फर्स्ट हेडिंग है तुम्हारा सेंटर ऑफ मास। लिखो, it is a point it is a point over which it is a point over which all the masses over which all the masses of a system of particles or an object is assumed to be concentrated is assumed to be concentrated for the study of translational motion, for the study of translational motion, for the study of translational motion। ठीक है, समझना क्या बोल रहा हूँ? जैसे ये एक सिस्टम है, कोई बॉडी का एक सिस्टम बना करके मैंने दिया हुआ है, ठीक है, इस पे तुम फोर्स लगा रहे हो क्या रहा ना कि अगर एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, इधर, ऐसे कोई बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर ये बना होगा, इस पे मैंने फोर्स लगाया। तो अगर इंडिविजुअल पार्टिकल की बात करें, ठीक है ना, तो इंडिविजुअल जो पार्टिकल है वो मे बी कंप्लीट ट्रांसलेशन में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, उनका मोशन जो है कम्प्लेक्स भी हो सकता है। जैसे अगर ये ऐसे गोल गोल घूमते घूमते जा रहा है, तो ऐसे राउंड राउंड घूमते हुए जा रहा है, सारे पार्टिकल का जो मोशन है वो बहुत ही अजीब तरीके से दिखेगा तुमको, तुम एनालाइज नहीं कर पाओगे। तो ऐसे सिस्टम को एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी मासेस है उसको एक पॉइंट पे उठा करके रखते हैं, और उस पॉइंट पे रखते ही जो तुम्हारा सिस्टम है ना वो कंप्लीट ट्रांसलेशन मोशन में आ जाता है। जैसे इन सारे पार्टिकल को उठा करके अगर हम एक पॉइंट पे रख दे, तो ये जो फोर्स है वो इसी पॉइंट पे लगेगा, फोर्स F। ये जो पॉइंट है इस पूरे बॉडी का मास यही ले लेगा, पूरे बॉडी का कंप्लीट मास यही ले लेगा, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। अब जो तुमने पढ़ा था न्यूटन लॉ का फॉर्मूला, न्यूटन लॉ क्या बोलता है, सेकंड न्यूटन लॉ से हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू मास इंटू ACM। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, जो फोर्स इस पे लग रहा है वो क्या होगा, मास इंटू ACM। अब
ये जो ACM है ये किसका एक्सेलेरेशन है? ये एक्सेलेरेशन है सेंटर ऑफ मास का। अलग अलग पार्टिकल में भी अलग अलग एक्सेलेरेट हो रहे होंगे, इस पे जो भी पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, अलग अलग एक्सेलेरेशन दे रहे होंगे, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। अगर तुमने सेंटर ऑफ मास पता कर लिया तो तुम्हें बस एक ही एक्सेलेरेशन की जरूरत है, ACM, दैट विल गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल। आ रही है बात समझ में? तो इसलिए जब भी कोई कॉम्प्लेक्स मोशन होता है तो हमें एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की जरूरत, ये सॉरी सेंटर ऑफ मास की जरूरत होती है, जिसको यूज करके, सेंटर ऑफ मास को यूज करके तुम क्या कर सकते हो, पूरे बॉडी का कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे सकते हो, इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। मतलब एक तरीके से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपल करने का ये तरीका। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसमें कुछ नोट लिख लो, सेंटर ऑफ मास के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लो। पहला पॉइंट लिखना, सेंटर ऑफ मास कैन बी, center of mass can be present where, center of mass can be present where where physically mass may be presented, where physically mass may be present, where physically mass may be present or may not be, or may not be। इसका मतलब क्या? जैसे ये एक डिस्क है, सॉरी ट्राइंगल है, एक ट्राइंगुलर प्लेट है तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास एक ट्राइंगुलर प्लेट है। इस ट्राइंगुलर प्लेट का जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, वो कहीं ऐसे पॉइंट पे होगा जहां पे बॉडी का कुछ ना कुछ मास होगा। जैसे अगर इसकी बात करोगे तो ये जो ट्राइंगुलर प्लेट है, इसका मान लो सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे फिजिकली मास प्रेजेंट है उस बॉडी का, ट्राइंगल का मास फिजिकली प्रेजेंट है। लेकिन अगर तुमने एक रिंग लिया, ठीक है, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? अगर ये रिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है यहाँ पे, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इस रिंग इस के सेंटर सेंटर में में होगा। होगा। ठीक है, तो क्या इस पॉइंट पे रिंग का मास था? मास फिजिकली प्रेजेंट है वहां पे? नहीं। नहीं नहीं है। है। मास कहाँ पे प्रेजेंट है? मास है रिंग के सरकमफेरेंस पे, रिंग के यस। सरकमफेरेंस पे यहाँ पे मास है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। जबकि इस केस में अगर देखोगे तो इस केस में जिस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास है वहां मास फिजिकली प्रेजेंट भी है। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि सेंटर ऑफ मास में भी किसी ऐसे पॉइंट पे हो सकता है जहाँ पे मास हो भी सकता है, और या फिर मास नहीं भी हो सकता है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यस सर। सेंटर ऑफ मास। दूसरा पॉइंट, सेंटर ऑफ मास कैन बी प्रेजेंट, सेंटर ऑफ मास कैन बी प्रेजेंट within, center of mass can be present within or within or outside the boundary of object, within or outside the boundary of object, within or outside the boundary of object। ठीक है, समझना। अगेन ये एक तुम्हारा रिंग है, इसका बाउंड्री का यहाँ है, उसके अंदर में ये सेंटर ऑफ मास प्रेजेंट है। तो अगर एक तुम्हारे पास एल शेप का बॉडी है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहीं इधर होगा। अगर इसका सेंटर ऑफ मास देखोगे तो कहाँ है? इधर है। देखो ये बाउंड्री के अंदर इंक्लोज हो रहा है, लेकिन ये बाउंड्री के अंदर इंक्लोज नहीं है, ये बॉडी से अलग है। ठीक है, और ये बाउंड्री जो है उसी के अंदर में है। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अगेन इस पे कि ये बाउंड्री के अंदर होना चाहिए या बाउंड्री के बाहर होनी चाहिए, कहीं भी हो सकता है। मे बी मास इंक्लोज भी कर सकता है उसको अपने बाउंड्री के अंदर। यहाँ पे कुछ ऐसा इंक्लोज फिगर नहीं है, और सेंटर ऑफ मास कहाँ हो सकता है? यहाँ पे हो सकता है बाउंड्री का। ठीक है, आ रही बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका? थर्ड पॉइंट है तुम्हारा, फॉर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स, for symmetric objects, third point, for symmetric objects with uniform mass distribution, for symmetric objects with uniform mass distribution,
with uniform mass distribution, center of mass is present at its Center of geometric mass. center. Center of mass is present at its geometric center. ठीक है, अब समझो क्या बोल रहा हूँ कि बॉडी कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, और सिमेट्रिक के साथ साथ अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म है तो तुम्हें सेंटर ऑफ मास के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो बॉडी का ज्योमेट्रिक सेंटर होगा वहीं पे उसका सेंटर ऑफ मास भी होगा। जैसे बात करते हैं एक डिस्क का, ये डिस्क है तुम्हारा, डिस्क क्या है, सिमेट्रिक फिगर है, डिस्क तुम्हारा क्या है, एक सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये जो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है इसका सेंटर ऑफ मास का होगा इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे, और डिस्क का ज्योमेट्रिक सेंटर क्या है, ये है तुम्हारा, ठीक है। तो इसी पे तुम्हारा सेंटर ऑफ मास भी होगा। आ रही बात समझ में? तो डिस्क हो, हाँ सर। yes sir, डिस्क हो, रिंग हो, हॉलो स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर हो या रॉड हो तुम्हारा, ठीक है, उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, अगर उसके पास प्रॉपर्टी क्या है, सिमेट्रिसिटी और साथ ही साथ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा दैट विल बी ऑन इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? ठीक है। yes sir, तो जो भी सिमेट्रिक बॉडीज है उसके लिए तुमको अगर बोला सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, तो बेसिकली वो तुमसे क्या पूछ रहा है, उस बॉडी का ज्योमेट्रिक सेंटर पूछ रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक ट्राइंगल है, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए, सिमेट्रिक फिगर है क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर जो होगा ये होगा। तो अगर इसका ज्योमेट्रिक सेंटर ये है तो दिस विल बी इट्स सेंटर ऑफ मास, यानी कि सेंटर ऑफ मास हो गया तुम्हारे पास। तो इसको तुम अगेन जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है उससे भी डायरेक्टली निकाल सकते हो, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे, इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे। अगर तुम्हारे पास स्फीयर होता या हॉलो स्फीयर होता तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ होगा, उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, आराम से कैलकुलेट कर सको। या फिर अगर तुम्हारे पास एक रॉड है जिसका मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके ज्योमेट्रिक सेंटर का होगा, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर होगा या इधर से L/2, यानी इसका सेंटर ऑफ मास का होगा यही पे होगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट लेके, फोर्थ पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझना। जैसे हमारे पास एक बॉडी है, उस बॉडी में जो मास है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जो भी बॉडी है उसमें जो मास है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन समझते हो ना? हाँ इसका सर। मतलब समझते हो कि नहीं? हाँ देखो, सर। डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी हम 3 तरीके का डिफाइन कर सकते हैं। सुन लो ध्यान से, डेंसिटी कितने तरीके का हो सकता है, 3 तरीके का, लीनियर डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी एंड वॉल्यूम डेंसिटी। ठीक है, तो लीनियर डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी और वॉल्यूम डेंसिटी अगर हर पॉइंट पे सेम है, जैसे एक बॉडी है, ये एक तुम्हारा बॉडी है, अगर तुम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहो, जैसे ये एक प्लेट है, तो प्लेट के केस में हम डिफाइन करते हैं सरफेस डेंसिटी। जब भी प्लेट दिया होगा तो क्या डिफाइन करेंगे, सरफेस डेंसिटी। जब रॉड दिया होगा तो लीनियर डेंसिटी, और जब तुम्हारे पास जैसे क्यूब दे दिया, स्फीयर दे दिया, तो उस केस में हमें जरूरत पड़ती है किसकी, वॉल्यूम डेंसिटी की। ये एक तुम्हारा प्लेट है, समझना। तुम यहाँ पे जाकर के देखा, यहाँ पर पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर पॉइंट पे जब तुमने जाकर के देखा और उसकी जो सरफेस डेंसिटी आ रही है उसकी वैल्यू सेम है, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को, ऐसे मास डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गया? और अगर सर? तुमने क्या देखा, हाँ सर अलग अलग पॉइंट पे सर सरफेस डेंसिटी कैसे देखे? कैसे देखे, हाँ सरफेस डेंसिटी देखने के लिए एक छोटा सा काट लो यहाँ पे, सरफेस मतलब यहाँ से काट के निकाल लिया, काट के निकालोगे तो उसका वेट तुमको पता है कितना होगा, मेजर कर सकते हो। ठीक है, और इसका सरफेस एरिया मेजर कर सकते हो। तो अगर सरफेस डेंसिटी निकालना है तो सरफेस डेंसिटी जो होगा इट विल बी मास डिवाइडेड बाय इसका एरिया ए। तो यहाँ पे सेम एरिया का एक ऑब्जेक्ट काट के निकाला है, यहाँ पर भी सेम एरिया का ऑब्जेक्ट काट के निकाला है, यहाँ पर भी सेम एरिया का ऑब्जेक्ट काट के निकाला, सबका मासेस सेम है, डिवाइड करोगे सरफेस डेंसिटी सेम है। ठीक है, तो अगर हर पॉइंट पे सेम है, हर पॉइंट पे सेम है, तो ऐसे बॉडी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। सेम इज ट्रू फॉर लीनियर डेंसिटी एंड
वॉल्यूम डेंसिटी। अगर हर पॉइंट पे वॉल्यूम डेंसिटी सेम है, हर पॉइंट पे लेंथ डेंसिटी सेम है, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तुमने सेम एरिया यहाँ से काटा, सेम एरिया यहाँ से काटा, सेम एरिया यहाँ से काटा, और हर जगह तुमने अगर m/a का मास बाई एरिया का रेशियो निकाला, अगर वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, क्या आया, डिफरेंट डिफरेंट आया, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे इसको? नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर ऐसा कुछ होगा तो इस केस में जो सेंटर ऑफ मास होगा, ऐसे बॉडीज के लिए नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर ऐसी बॉडीज है तुम्हारे पास, तो ऐसी बॉडीज के लिए जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द हेवियर मास। कहाँ शिफ्ट होगा? हेवियर डेंसिटी की तरफ शिफ्ट होगा। जिधर डेंसिटी ज्यादा है ना, उधर की तरफ शिफ्ट होगा। आ रही बात समझ क्या बोल रहा हूँ? जैसे ये तुम्हारा एक बॉडी है, ठीक है, अगर नॉर्मल कंडीशन में यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। लेकिन हमने क्या करा, एक दूसरा ऑब्जेक्ट लिया जिसका शेप वैसा ही है, लेकिन इसके अंदर जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी तुम्हारा डेंसिटी है, डेंसिटी इधर कम है और इधर ज्यादा है। इधर का डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। तो अब ये जो सेंटर ऑफ मास है ना, इट विल शिफ्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू द हेवियर साइड। किधर की तरफ शिफ्ट होगा? हेवियर साइड की तरफ शिफ्ट होगा। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो लिखना लिखना for an object having non-uniform mass distribution, center of mass will shift towards heavier side, towards heavier side. अब देखो, ये कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है। इसको अगर ये तुमको पता, ये समझ में आ गया ना प्रॉपर तरीके से, तो कभी कभी ऑप्शन देख के तुम डायरेक्टली आंसर बता सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा कभी सवाल आ गया, मतलब कभी कभी आ भी सकता है, तो होता क्या है कि अगर ये प्रॉपर्टी तुमको अच्छे से समझ में आ गई है ना, तो तुमको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ऐसे ही टिक कर सकते हो। जैसे थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ, अभी हमने पहुंचे नहीं है हम उस पॉइंट पे। मान लो ये ओरिजिन है तुम्हारा, ठीक है, ये ओरिजिन है, 4 पॉइंट दिया हुआ है तुम्हारा, और बोल रहा है कि जब इसका डेंसिटी है वो इंक्रीज कर रहा है इस साइड में, समझना, ये 1 2 3 4 पॉइंट है तुम्हारा, इधर की तरफ जा रहे हैं, तो डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। और ये जो पॉइंट है तुम्हारा ज्योमेट्रिक सेंटर है। तो इन चारों पॉइंट में से जो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है वो किधर जा सकता है? इधर की तरफ या इधर की तरफ? आगे की सर तरफ, राइट साइड राइट की तरफ, राइट। राइट साइड में। ये जो डायरेक्शन है, हाँ, ये क्या बता रहा है? इधर की तरफ डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, यानी इधर का जो पोर्शन है वो हेवियर होगा। इधर का जो पोर्शन होगा वो क्या होगा? हेवियर होगा। और अगर हेवियर है तो सेंटर ऑफ मास अब यहाँ नहीं होगा, इधर की तरफ शिफ्ट होगा। और अगर ऑप्शन में देखोगे, 4 ऑप्शन ऐसा बना हुआ है कि 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन इधर दिए हुए हैं और 1 ऑप्शन इधर दिया हुआ है, तो तुमको अब अलग से फॉर्मूला लगा करके कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैंने फॉर्मूला बताया भी नहीं कि फॉर्मूला क्या है। तुम सीधे क्या कर सकते हो? ऑप्शन टिक कर सकते हो। आ रही बात समझ में? चलो, तो ये Yes, सारी ये डेफिनेशन हो गया, प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम बात करेंगे कि सेंटर ऑफ मास मैथमेटिकली हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। अगर 3-4 पॉइंट्स दे दिया, 3-4 पॉइंट ऑब्जेक्ट दे दिया, या फिर बॉडी दे दिया, तो उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास पूछेगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ से अभी भी मैंने बहुत सारे बॉडीज का सेंटर ऑफ मास बता दिया बिना फॉर्मूला के, ठीक है ना। अभी हमारा काम होगा, नेक्स्ट तुम्हारा जो हेडिंग है दैट इज लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट हेडिंग है लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास लोकेट कैसे करेंगे? लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब कभी भी सेंटर ऑफ मास लोकेट करने के लिए ना, तुमको एक फ्रेम की जरूरत पड़ेगी। उसी फ्रेम में बैठ करके तुम बताओगे कि तुमसे कितना दूर है सेंटर ऑफ मास।
ठीक है ना। जब भी इस तरीके का सवाल पूछेगा तुमको कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू अ गिवन पॉइंट भी देगा कि किसके रेस्पेक्ट में तुम्हें पता करना है। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ। कभी भी सेंटर ऑफ मास ऐसे नहीं पूछता फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, इतना कह के नहीं रुकेगा, तुमसे पक्का पूछेगा कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू अ गिवन पॉइंट। वो पॉइंट तुमको बता देगा कि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बताओ, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बताओ, या कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे करके रखेगा। तो जब भी बहुत सारे पार्टिकल्स है उसका सेंटर ऑफ मास पूछेगा तो मान लेते हैं हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेंगे और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के चलते या उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में हम बता सकते हैं उसका सेंटर ऑफ मास। जैसे यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स है, कुछ पार्टिकल्स मिल करके क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम बना रहा है M1 M2 M3 M4 एंड Mn। मतलब कितने पार्टिकल रखे हुए हैं, n पार्टिकल्स रखे हुए हैं। और तुमसे पूछ रहा है बताओ ये जो सारे पार्टिकल्स है इसका हमें ट्रांसलेशनल मोशन रीड करना है। ठीक है, तो ये जो सारे पार्टिकल्स है मे बी इनका एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकता है और तुम्हें पढ़ना है इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में पढ़ने का क्या मेथड होता है, इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लें और उसका डिस्प्लेसमेंट, उसका एक्सेलरेशन, उसका वेलोसिटी बता दे, काम खत्म हो गया। तो अब इन सारे मान लो मैंने क्या बोल दिया कि हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इधर की तरफ x, इधर की तरफ y, यानी हम O के रेस्पेक्ट में इस सिस्टम का ये जो भी मासेस दी हुई है इन मासेस का O के रेस्पेक्ट में हम सेंटर ऑफ मास बताना चाहते हैं। आ रही है बात समझ में? समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, डिफाइन कर देंगे कि ये x है, ये y है और ये ओरिजिन है। और इसके रेस्पेक्ट में आप देखोगे तो ये कहाँ रखा हुआ है, ऐसे डिस्टेंस पे जिसका पोजीशन वेक्टर r1 है। पोजीशन वेक्टर एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले, इसका पोजीशन वेक्टर कहाँ है, m1 का पोजीशन वेक्टर r1। हाँ सर। सिमिलरली इसके रेस्पेक्ट में m2 का पोजीशन वेक्टर बता सकते हो, दैट इज r2। अब ये जो r1 r2 है ना, इसमें तीनों कोऑर्डिनेट का इंफॉर्मेशन रहता है। बता चुका हूँ कि r1 r2 में क्या होगा, x1 होगा, y1 होगा और z1 होगा। और अगर 2D में है तो x1 और y1 तो होना ही है। ठीक है, सिमिलरली R2 में भी किसका किसका इंफॉर्मेशन होगा, x का भी, y का भी, z का भी, तीनों का इंफॉर्मेशन होगा। सिमिलरली तुम M3 बता सकते हो, M3 के लिए R3, Mn बता सकते हो, Mn के लिए Rn वेक्टर और इसके लिए R4 वेक्टर। अगर ये तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है, देखो ये मास, ये मास, ये मास, ये मास, साथ ही साथ क्या पता है तुम्हें, O के रेस्पेक्ट में R1 R2 R3 R4 और Rn पता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होता है जिसको बोलते हैं मास मोमेंट। समझना क्या बोलते हैं, मास मोमेंट। मास मोमेंट होता क्या है, एक्चुअली इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन रेफरेंस। मास मोमेंट क्या है, मास मोमेंट है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन रेफरेंस। और ये जो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। क्लियर है? अब देखो Yes, sir. मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो इस पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहीं इधर आ गया, पूरे बॉडी, पूरा जो बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ गया, कहीं इधर आ गया, जिसको मैं COM से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, COM से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो समझना इस COM का भी कहीं पोजीशन वेक्टर कुछ होगा, दैट इज RCM। इसका क्या होगा, RCM। और यहाँ पे जो मासेस होंगे दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी M। समीशन ऑफ मासेस का मतलब है सबको ऐड किया, कहाँ रख दिया, सेंटर ऑफ मास पे। और इस सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में RCM से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रॉपर्टी क्या होता है ना सेंटर ऑफ मास का, समझना प्रॉपर्टी क्या होता है सेंटर ऑफ मास का, कि मास मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, समझ लो ध्यान से सुन लो, मास मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू समीशन ऑफ मास मोमेंट ऑफ ईच पार्टिकल। समझ में आया क्या बोला, सेंटर ऑफ मास का मास मोमेंट किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा सम ऑफ मास मोमेंट ऑफ ईच पार्टिकल्स। नहीं समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर। मास मोमेंट क्या होता है वो समझा दिया। डेफिनेशन हम लाना चाहते, मतलब फॉर्मूला लाना चाहते हैं, किसका फॉर्मूला हमें चाहिए, मतलब लोकेशन निकालना हो Question सेंटर of- मास का उससे। हाँ,
तो लोकेशन के लिए मैंने क्या बोला कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी कोई भी बॉडी अगर तुम्हारे पास है ना, तो उसका सेंटर ऑफ मास का जो मास मोमेंट होता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल मास मोमेंट। और मास मोमेंट क्या होता है? मास इंटू दिस वेक्टर, मास इंटू दिस वेक्टर। क्लियर है? समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। पहले मास हाँ, मोमेंट सर। लिख लो। इसके लिए 2 पॉइंट, 1 पॉइंट पहला लिख लो। पहला पॉइंट लिखना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पहला चीज क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा, its magnitude is equal to, its magnitude is equal to, its magnitude is equal to product of mass, is equal to product of mass and distance between, distance between mass and reference point, product of mass and distance between mass and रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पे हमने रेफरेंस पॉइंट क्या लिया है? ओ लिया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सोचेंगे कि क्या है। ठीक है, अब नोट में लिख लो, नोट में लिखना, फॉर अ गिवन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, mass moment of COM is equal to, mass moment of COM is equal to mass moment of, sum of mass moment of each particles। यही तुम्हारा बेसिक फॉर्मूला है, इसी से हम सब कुछ निकाल लेंगे। मतलब सेंटर ऑफ मास का ये बेसिक है। अगर ये क्लियर है, पूरा सेंटर ऑफ मास क्लियर है तुम्हारा। फॉर अ गिवन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मास मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा? सम ऑफ masses of each particles, सम ऑफ मास मोमेंट ऑफ ईच पार्टिकल। यानी जो भी डायग्राम हमने देखा था, जो भी डायग्राम है हमारे पास, उसके लिए देखोगे अगर मास मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, मास मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा? इट विल बी समीशन ऑफ m इनटू RCM होगा। मास मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास देखोगे, यस सर। सारे मासेस हमने उठा करके कहाँ रख दिया? एक पॉइंट पे, जो कितना दूरी पे है? RCM दूरी पे। सेंटर ऑफ मास पे कितने पार्टिकल रखे हैं? सब के सब। तो टोटल मास कितना होगा? समीशन ऑफ m। और अगर सम ऑफ मासेस देखोगे, सम ऑफ मास मोमेंट ऑफ ईच पार्टिकल्स कितना होगा? m1 r1 प्लस m2 r2 अप टू कहाँ तक? mn rn। ये चीज इसके बराबर होना चाहिए। सो summation of m RCM is equal to m1 r1 plus r2 plus m3 r3 mn rn। और ध्यान से देखना, वेक्टर लगा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि मास मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें यहाँ साइन का भी ध्यान देना होगा। मतलब जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हम रेफरेंस के रेस्पेक्ट में देखेंगे कि राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, उसका भी ध्यान देंगे। तो यहां से अब तुम देख सकते हो कि RCM जो होगा
it can be written as m1 r1 plus m2 r2 and so on, mn rn divided by summation of mass. Summation of mass को m1 plus m2 plus up to mn, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। ये तुमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा। कंप्लीट इंफॉर्मेशन मतलब एक्स कंपोनेंट भी देगा, वाई कंपोनेंट भी देगा, जेड कंपोनेंट भी देगा। आरसीएम में क्या हुआ है, ये पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। तो इट विल गिव यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इसके पास सब कुछ मिलेगा। लेकिन तुम यहाँ से एक्स कंपोनेंट बाहर खींच सकते हो, वाई कंपोनेंट बाहर खींच सकते हो, जेड कंपोनेंट अलग अलग अगर तुम्हें चाहिए तो वो बाहर खींच सकते हो, उसमें बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। आ रहा है समझ में? कोई यस सर। कंफ्यूजन किसी को नहीं है ना? तो अगर तुम्हें चाहिए एक्स कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या लिखोगे? एक्स सीएम जो होगा, अब सब में से एक्स वाला पोर्शन, इसमें से एक्स सीएम चाहिए तो इसका एक्स देखेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 एंड सो ऑन अप टू mn xn प्लस m1 प्लस m2 एंड सो ऑन अप टू mn। लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ कि जब x का वैल्यू रखेंगे तो ध्यान देंगे कि इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, जो है वो किधर की तरफ है, राइट साइड की तरफ है या लेफ्ट साइड की तरफ है। ये x2 राइट साइड की तरफ है, लेफ्ट साइड की तरफ है, उसको ध्यान देंगे और उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस साइन का भी देखेंगे, क्योंकि ये एक्चुअली तुम्हारा है क्या, वेक्टर क्वांटिटी है। मास मोमेंट इज व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए साइन का हमें ध्यान देना पड़ता है। सिमिलरली अगर y कंपोनेंट निकालते हो तो y कंपोनेंट में तुम्हें क्या दिखेगा, सबका y कंपोनेंट बाहर निकाल दो, एक्स की जगह वाई हो जाएगा। x की जगह क्या करेंगे, y कर देंगे। z तक जा नहीं पाओगे, बस इतना ही, इसके लिए ये काफी है तुम्हारा, y1 प्लस m2 y2 एंड सो ऑन अप टू mn yn डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2 एंड अप टू mn। ठीक है, और ये तो था इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए। यहाँ से फिर बॉडीज, अगर तुम्हें कॉन्टिन्यूअस बॉडी दे दिया तो कॉन्टिन्यूअस बॉडी में भी यही चीजें यूज होती हैं, यही सेम कंसेप्ट है, कुछ नया नहीं होगा। वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस होता है, इसलिए सबमिशन की जगह हम क्या करते हैं, अगर बॉडी कंटिन्यूअस हो जाए, जैसे तुमको एक कोई लंप दे दिया, बॉडी का लंप दे दिया, जैसे डिस्क दे दिया, अभी हम जो पढ़ रहे थे वो पार्टिकल अलग अलग लोकेशन पे रखा हुआ है। अगर तुम्हें कोई बॉडी दे देगा ना, तो बॉडी में सारे जो पार्टिकल होते हैं क्या होते हैं, पास पास, एक दूसरे से पास पास सटे होते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एलिमेंट काटते हैं और एक एलिमेंट का मोमेंट निकालते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, वेक्टर एडिशन करते हैं। और वेक्टर एडिशन करोगे तो एडिशन का मतलब, कंटिन्यूअस एडिशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो जब बॉडी आएगा तो इंटीग्रेशन तुमको दिखता है, जो कि हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? किसी कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? क्लियर? चलो ठीक है, तो आज जो भी तुम्हारा चैप्टर खत्म हुआ फ्रिक्शन, उस पर काम करते रहना, उसका क्वेश्चन करते रहना, उसमें जो डाउट होगा वो क्लासेस में पूछते रहना। मतलब अभी तक तुमने एनएलएम खत्म कर दिया कि नहीं? एनएलएम का मॉड्यूल खत्म हुआ। एनएलएम में मतलब जो न्यूटन लॉ से रिलेटेड है वही, बस फ्रिक्शन से रिलेटेड अभी नहीं। हाँ सर। खत्म हो गया ना इसका? आपको किसी को कुछ डाउट है? सब क्लियर है यहाँ पे? मॉड्यूल से कोई डाउट तुमको है ना? मुझे कुछ डाउट था, तुमको भेजा था सर आपको। अच्छा, वो देखा शायद नहीं, मैं नहीं देखा, कोई नहीं, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा मैं देख के। अभी तो टाइम ही खत्म हो गया, मैं उस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, कोई ना, जो भी डाउट है वो भेज देना ग्रुप में, मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब तुम्हारा काम क्या होगा, एनएलएम में जो फ्रिक्शन बचे होंगे, उसको छूटा होगा ना फ्रिक्शन वाला पोर्शन, वो फ्रिक्शन वाला पोर्शन सॉल्व कर लेना। और ग्रुप में जो भी क्वेश्चन आया, अगर किसी बच्चे को भी आता होगा वो भी सॉल्व करके ग्रुप में डाल सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि मैं ही सॉल्व करके बताऊंगा तुमको। अगर उसका सॉल्यूशन आता है तुम खुद से सॉल्व करके डाल सकते हो उसमें। ये नहीं सोचना कि क्या मेरा गलत है कि सही है, नहीं सोचना है, कुछ भी डाल दो, सही होगा तो
ठीक है, नहीं सही होगा तो सीखोगे कि उसका सही मेथड क्या होगा, सही तरीके से कैसे करेंगे। क्लियर? तो सारे बच्चों के लिए अप टू NLM कंप्लीट होना चाहिए। 1-2 दिन में अगर नहीं हुआ है तो 1-2 दिन में कर लो, और जिसका कंप्लीट हो गया वो फ्रिक्शन करना स्टार्ट कर देगा। जब तक फ्रिक्शन करोगे तब तक मैं ये चैप्टर पढ़ा रहूंगा, तो जैसे ये चैप्टर खत्म होगा इस चैप्टर को शुरू कर दोगे। क्लियर है? चलो फिर Yes, sir. मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir.